यह 1999 की बात है भाईजान, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में आंदोलन हो रहा था। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं। सर माइकल ऑडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गांधी जी का पंजाब में दाखिला बंद कर दिया था। वह यहां आ रहे थे कि पलवल के मुकाम पर उन्हें रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बंबई भेज दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं भाईजान, अगर अंग्रेज ये गलती न करते तो जलियांवाला बाग का हादसा उनकी हुकूमत की काली तारीख में ऐसा खूनी पन्ना कभी नहीं जोड़ता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहां से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चुनांचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला बद्री के हुक्म डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वह उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल में अमृतसर में किसी तरह की हैजान अंगेज बात का कोई खतरा नहीं था। लोग पुरमन तरीके से एहतिजाजी जलसे करते थे, जिनसे किसी तरह के तशद्दुद का सवाल ही नहीं उठता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूं। 9 को रामनवमी थी। जुलूस निकला, मगर मजाल है कि किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजीब उल्टी सोच वाला इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक न सुनी। उस पर तो बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता पलटने के दर पर हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जलसे हो रहे हैं, उनके पीछे यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जिला बद्री की खबर आनन फानन में, शहर में आग की तरह फैल गई। हर दिल बेचैन था। हर वक्त एक धड़कन सी लगी रहती थी कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज्यादा था। कारोबार बंद थे। शहर कब्रिस्तान बना हुआ था। पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए, ताकि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और अपने प्रिय नेताओं की जिला बदरी के आदेश रद्द करवाने की दरख्वास्त करें। मगर वो जमाना भाईजान दरख्वास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन सरीखा हाकिम आला था। उसने तो दरख्वास्त सुनना तो दूर, इस इकट्ठ को ही गैर कानूनी करार दे दिया। अमृतसर, वही अमृतसर जो कभी आजादी की तहरीक का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा गर्व करने लायक जख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को। दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुकद्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज ही थे। होंगे भाईजान, पर सच कहूं तो उस लहू में जो वहां बहा, हमारे अपने ही हाथ भी रंगे हुए नजर आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा चापलूस इसी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। अगर आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को जोड़ने वाला एक पुल है, जिससे गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए एक नकली जन्नत बसा रखी थी। जब हुजूम हॉल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घुड़सवार अंग्रेजों का पहरा है, मगर हुजूम नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। भाईजान, मैं उस हुजूम में शामिल था। जोश कितना था, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन सब निहत्थे थे, किसी के पास एक मामूली छड़ी तक नहीं थी। असल में लोग सिर्फ इस इरादे से निकले थे कि सामूहिक रूप से अपनी आवाज हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरख्वास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए। हुजूम पुल की ओर बढ़ता रहा। जब लोग करीब पहुंचे तो अंग्रेजों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इससे भगदड़ मच गई। वो अंग्रेज सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों की तादाद में था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरातफरी मची कि अल्लमा कुछ लोग गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हो गए। दाहिनी ओर गंदा नाला था। मुझे धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। जब गोलियां चलनी बंद हुईं तो मैंने उठकर देखा, हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी लोग सड़क पर पड़े थे और पुल पर खड़े गोरे हौंस रहे थे। भाईजान, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत कैसी थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होश हवास पूरी तरह से सलामत नहीं थे। जब मैं गंदे नाले में गिरा उस वक्त तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादसा पेश आया था उसके दृश्य धीरे धीरे दिमाग में उभरने लगे। दूसरे ने कहा,
नहीं यार, कोतवाली को आग लगाते हैं, तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी जला डालें। चौथे ने उन्हें रोका। ठहरो, इससे क्या फायदा? चलो, पुल पर चलें और उन लोगों को मारें। मैंने उसे पहचान लिया। यह थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, लेकिन सब उसे थैला कंजर के नाम से जानते थे, क्योंकि वह एक तवायफ की कोख से पैदा हुआ था। बहुत बड़ा आवारा किस्म का इंसान था। कम उम्र में ही उसे जुए और शराब की लत लग गई थी। उसकी दो बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की बेहद हसीन तवायफें मानी जाती थीं। शमशाद की आवाज बहुत सुरीली थी। उसका मुजरा सुनने के लिए अमीर लोग दूर दूर से आते थे। दोनों अपनी भाई की करतूतों से बेहद परेशान थीं। शहर में मशहूर था कि उन्होंने उसे एक तरह से नजरबंद करके रखा है। फिर भी वह किसी न किसी बहाने से अपनी जरूरतों के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल ही कर लेता था। वैसे वह बहुत सलीके से रहने वाला था। अच्छा खाता पीता था, नफासत पसंद था। उसमें बड़प्पन और मजाकिया अंदाज भरपूर था। मिरासियों और भांडों जैसी फुहड़ता से दूर रहता था। लंबा कद, भरे पूरे हाथ, पांव, मजबूत और गठीला बदन, नाक नक्श भी खलासे अच्छे थे। जोश से भरे लड़कों ने उसकी बात नहीं मानी और मलिका के बुत की तरफ बढ़ने लगे। उसने फिर उन्हें रोका और कहा, मैंने कहा ना, अपना जोश बेकार मत गंवाओ। इधर आओ मेरे साथ। चलो उन्हें मारें जिन्होंने हमारे बेकसूर लोगों की जान ली है और उन्हें जख्मी किया है। खुदा की कसम, अगर हम सब मिल जाएं तो उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। चलो। कुछ लड़के पहले ही चल पड़े थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो बाकी भी उसके पीछे हो लिए। मैंने सोचा, ये मासूम माओं के लाल बेवजह मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फव्वारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं से मैंने थैला को आवाज दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हो? थैला ये सुनकर जोर से एक अजीब सा ठहाका मारता है और मुझसे कहता है, थैला सिर्फ ये बताने जा रहा है कि वो गोली से डरने वाला नहीं है। फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोला, अगर तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौकों पर जो कदम बढ़ चुके हों, उन्हें पीछे मोड़ना आसान नहीं होता, और फिर तब जब उनका लीडर जान हथेली पर लेकर सबसे आगे चल रहा हो। थैला ने कदम तेज किए तो बाकियों को भी तेज करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला ज्यादा नहीं था, कोई 60-70 गज होगा। थैला सबसे आगे था। जहां से पुल के दोनों तरफ समानांतर जंगले शुरू होते हैं, वहां से 15-20 कदम की दूरी पर दो घुड़सवार अंग्रेज तैनात थे। थैला नारे लगाता हुआ जब बंगले की हद की शुरुआत तक पहुंचा तो फायर हुआ। मैंने समझा वो गिर पड़ा होगा, लेकिन देखा कि वो अब भी जिंदा है, आगे बढ़ रहा है। उसके साथी डर कर भाग खड़े हुए थे। थैला ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका चेहरा मेरी तरफ था। तभी एक और फायर हुआ। उसने पलटकर गोरों की तरफ देखा और फिर अपनी पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, मुझे कुछ साफ दिखना तो नहीं चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और भी तेजी से बढ़ा, जैसे जख्मी शेर हो। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत संभला और मजबूत कदमों से उस घुड़सवार गोरे पर झपटा। एक पल में न जाने क्या हुआ, घोड़े की पीठ खाली थी। गोरा जमीन पर पड़ा था और थैला उसके ऊपर। दूसरे घुड़सवार गोरे ने, जो पास ही था और पहले तो बौखला गया था, अपने बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं वहीं फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। कुछ जान पहचान के लोग मुझे वहां से उठा लाए थे। उनकी जबानी मालूम हुआ कि पुल पर गोलियां चलने के बाद हुजूम बेकाबू हो गया था। नतीजा यह हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश हुई, टाउन हॉल और 3 बैंकों में आग लगा दी गई और 5 या 6 यूरोपीय मारे गए। जमकर लूटपाट हुई, पर अंग्रेज अफसरों को लूट की उतनी फिक्र नहीं थी। असली बात यह थी कि 5-6 यूरोपीय मारे गए थे। उनका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का वो खरूनी हादसा पेश आया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने शहर की बागडोर जनरल डायर को सौंप दी। फिर जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक जलसा हुआ जिसमें करीब 25,000 लोग जमा थे। शाम को जनरल डायर हथियारबंद गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था
कि जानी नुकसान कितना हुआ है, लेकिन जब तहकीक हुई तो पता चला कि करीब 1,000 लोग मारे गए और 3-4 हजार जख्मी हुए। लेकिन भाईजान, मैं तो थैले की बात कर रहा था। जो आंखों देखा हाल आपसे बयान कर चुका हूं। बेऐब तो बस खुदा की जात है। मरहूम में चारों ऐब शरई मौजूद थे। वो एक तवायफ के पेट से पैदा हुआ था, लेकिन उसमें जिंदादिली और दीवानगी कूट कूट कर भरी थी। अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उस बदबख्त गोरे की पहली गोली भी उसी को लगी थी। जब उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखा और उन्हें हौसला दिया, तो उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी छाती में गर्म गर्म सीसा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने यह नजारा नहीं देखा, लेकिन सुना है कि जब थैले की लाश उस गोरे से अलग की गई, तो उसके दोनों हाथ उस गोरे की गर्दन में ऐसे जकड़े हुए थे कि छुड़ाए नहीं जा रहे थे। गोरा वहीं मारा गया था, जहन्नुम वासिल। अगले दिन जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घरवालों को सौंपी गई, तो उसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। उस दूसरे गोरे ने तो मानो अपना पूरा पिस्तौल उस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त मरहूम की रूह जिस्मानी पिंजरे से परवाज कर चुकी थी। उस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर गुस्से का इजहार किया था। कहते हैं कि जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो बहुत मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी चीर फाड़ की हुई लाश देखकर सब जार जार रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो वहीं बेहोश हो गईं। जब जनाजा उठा तो उन दोनों ने ऐसा मातम किया कि सुनने वालों की आंखों से लहू के आंसू निकल आए। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली एक तवायफ को लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल भी एक तवायफ का बेटा था। इस इनकलाब की जद्दोजहद में उसे जो पहली गोली लगी, वो 10वीं थी या 50वीं, इसका किसी ने भी पता लगाने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए कि इस गरीब का समाज में कोई दर्जा नहीं था। मुझे तो यकीन है कि पंजाब के इस खूनी स्नान में शामिल होने वालों की सूची में थैला कंजर का नाम तक दर्ज नहीं होगा, और शायद ऐसी कोई सूची कभी बनी भी नहीं। वो बहुत हंगामाखेज दिन थे। फौजी हुकूमत का बोलबाला था। वो राक्षस जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, शहर की हर गली, हर नुक्कड़ पर सांस ले रहा था। बहुत अफरा तफरी के माहौल में उस बेचारे को यूं जल्दी जल्दी दफना दिया गया, जैसे उसकी मौत उसके गमजदा अजीजों का कोई संगीन जुर्म हो जिसे वो छुपाना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। और यह कहते हुए मेरा हमसफर पहली बार कुछ कहते कहते रुक गया और खामोश हो गया। ट्रेन दनदनाती जा रही थी। पटरियों की खटखट ने यह कहना शुरू कर दिया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। इस मरने और दफनाने के बीच कोई फासला नहीं था, जैसे वह इधर मरा और उधर दफना दिया गया। और खटखट की उस लय के साथ जब ये शब्द दोहराए जा रहे थे, तो उनमें कोई भावना नहीं थी। इतनी बेरुखी थी कि मुझे अपने दिमाग से दोनों आवाज और मानी को अलग करना पड़ा। चुनांचे मैंने अपने हमसफर से पूछा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे? वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। जी हां, उस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा अभी बाकी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थैले की दो बहनें थीं, शमशाद और अलमास। दोनों बहुत खूबसूरत थीं। शमशाद लंबी थी, पतले नाक, नकर्श, घनी पलकों वाली आंखें। ठुमरी बहुत शानदार गाती थी। सुना है कि खां साहब फतह अली खां से तालीम भी ली थी। दूसरी थी अलमास। उसके गले में सुर तो नहीं था, लेकिन उसकी अदाओं का कोई सानी नहीं था। जब मुजरा करती थी तो लगता था उसका हर अंग बोल रहा है। हर भाव में एक छुपी हुई मार होती थी, और आंखों में ऐसा जादू था जो सबके होश उड़ा देता था। मेरे हमसफर ने तारीफ में कुछ जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर बाद वो खुद ही इस लंबे विवरण से बाहर निकला और कहानी के उस दर्दनाक हिस्से की ओर आया। किस्सा ये है, भाईजान, कि इन आफत की परियों के हुस्न का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। दंगे में एक मेम, क्या नाम था उस चुड़ैल का, मिस शरवड़ मारी गई थी। तो तय हुआ कि इन दोनों को बुलाया जाए और जी भर के बदला लिया जाए। आप समझ रहे हैं ना भाईजान? मैंने कहा। जी हां। उसने एक लंबी आह भरी। ऐसे नाजुक मामलों में तवायफें और कस्बियां भी हमारी मां बहनें होती हैं। मगर भाईजान, इस मुल्क को इज्जत, ओ नामूस की शायद समझ ही नहीं। जब ऊपर से थानेदार को आदेश मिला तो वो तुरंत तैयार हो गया। चुनांचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब, लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं।
भाई की कब्र की मिट्टी अभी तक सूखी भी नहीं थी। उस बेबस को गुजरे अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि ये हुक्म आया कि आओ हमारे हुजूर नाचो। इससे ज्यादा दुखद और अपमानजनक तरीका क्या हो सकता है। एक मजाक था, एक तमाचा, और ऐसा तमस्खुर जिसकी मिसाल मुश्किल ही मिलेगी। क्या हुक्म देने वालों को यह भी एहसास नहीं था कि तवायफें भी गैरतमंद हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? उसने ये सवाल खुद से किया, मगर मुखातिब मैं था। मैंने कहा, बिल्कुल हो सकती हैं। जी हां, उसने गहरी आवाज में कहा। थैला आखिर उनका भाई था। उसने किसी जुए या शराबी झगड़े में जान नहीं दी थी। वो कोई सड़छाप गुंडा नहीं था जो दंगे में मारा गया। उसने वतन की राह में बहादुरी से जान दी थी। हाँ, वो एक तवायफ के पेट से पैदा हुआ था, मगर वो तवायफ एक माँ थी, और शमशाद और अलमास उसी की बेटियां थीं। थैले की बहनें थीं। तवायफें बाद में थीं। पहले बहनें थीं, और ये वही थीं जो थैले की लाश देखकर बेहोश हो गई थीं। जब उसका जनाजा उठा था तो उन्होंने ऐसा मातम किया था कि सुनने वाला लहू के आंसू रोए। मैंने पूछा, वो गईं? मेरे हमसफर ने कुछ रुककर उदासी से जवाब दिया, जी हां, गईं, पूरे श्रृंगार में। एकाएक उसकी उदासी कड़वाहट में बदल गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गईं। कहते हैं महफिल जबरदस्त जमी। दोनों बहनों ने अपने हुनर का जादू बिखेरा। चमचमाते लिबासों में वो परी जैसी लग रही थीं। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती, गाती रहीं। दोनों सिलसिले साथ साथ चलते रहे, और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल खत्म कर दी गई। वो उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर भागते हुए दरखर्तों को देखने लगा। यह रहा आपके मार्मिक और भावनात्मक अंश का शुद्ध हिंदी अनुवाद, जिसमें शब्दों के बीच छिपी पीड़ा, व्यंग्य, साहस और टूटन को उसी भाव में उतारा गया है। पहियों और पटरियों की लोहे जैसी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 शब्द जैसे नाच उठे, बर्खास्त हुई, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग से उन्हें उस लोहे की गड़गड़ाहट से अलग करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए पेड़ों और खंभों से नजरें हटाकर उसने बहुत मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपनी चमचमाती पोशाकें नोच डालीं और बिल्कुल नंगी हो गईं और कहने लगीं, लो देख लो, हम थैले की बहनें हैं उस शहीद की, जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी कर दिया क्योंकि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की हसीन बहनें हैं। आओ, अपनी हवस के तपते हुए लोहे से हमारे महकते जिस्म को दागदार करो, मगर उससे पहले हमें बस एक बार तुम्हारे चेहरों पर थूक लेने दो। यह कहकर वो एकदम चुप हो गया, कुछ इस तरह की जैसे अब और कुछ नहीं कहेगा। मैंने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें उन्हें गोली मार दी गई। मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी, स्टेशन आ चुका था। उसने कुली को बुलाकर अपना सामान उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने कहा, आपने जो दास्तान सुनाई उसका अंत मुझे आपकी बनाई हुई लगती है। वह एकदम चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। आपने ये कैसे जाना? मैंने कहा, आपकी आवाज में एक ऐसी तकलीफ थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी गले की तलखी को थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हां, उन हराम, गाली अधूरी रह गई। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर दाग लगा दिया। यह कहकर वह प्लेटफॉर्म पर उतर गया।